में तमाम दुनिया के ख़िते के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। ये भी एक रुकावट है, थोड़ा सा इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गवादर की पोर्ट को फुली ऑपरेशनलाइज किया जाए जल्द अज जल्द, ताकि कराची पोर्ट पे लोड कम से कम हो। इस सिलसिले में हमारी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मुस्तकिल तौर पे और 100% गवादर की तरफ कन्वर्ट किया जाए। इस वजह से भी कराची पोर्ट पे थोड़ा लोड कम होगा। इस उम्मीद के साथ आप ऐसे दौरे मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा को समुंदर से जोग्राफियाई दूरी का नुकसान को कम करने में मदद मिले। अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बाहमी राहदारी की तिजारत को फ़रोग़ में मदद मिले। ये हमारे चंद मसाइल हैं जो आपके सामने गोशगुजार किए हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी गुजारिशात और सिफारिशात पर हमदर्दाना गौर करेंगे और इसके हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक दफ़ा फिर जनाब अली हैदर जैदी साहब और उनके हमराई टीम के अरकान समेत तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारी हौसला अफजाई की। शुक्रिया। सर अभी थोड़ा सा लोग बोल लें क्योंकि मैं अगर बोल लूँ तो सारों के जवाब पहले दे दूँ ताकि फिर रिपीट ना हो क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा था। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब, आपको मजीद कहते हैं सर्विस और ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बड़ी खुशी की बात है और एक ऑनर की बात भी है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ आवर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिस्टर हसन मसीद। यह कम से वो आया है, ये पहली मीटिंग है और एक तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया इनका। दूसरी बात यह है कि फेडरल मिनिस्टर्स की हमारे साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपने इससे पहले लाहौर और फैसलाबाद गुजरावाला चैम्बर का विज़िट किया है, हमारे पास भी आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, वेलकम करते हैं। कुछ इश्यूज़ को हमारे प्रेसिडेंट साहब ने डिस्कस किया है और कुछ इश्यूज़ में सर आपके सामने करना चाहता हूँ। सर पहले तो आपकी हुकूमत का जो मैनिफेस्टो था और जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि करप्शन जो है इसको हम ख़त्म करेंगे और करप्शन जो है हमारे मुल्क की लानत की हैसियत रखती है। लेकिन सर हमारे इंडस्ट्री और ट्रेड को भी इसी करप्शन ने मारा है और इसी वजह से हमारी जो ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग की जो रैंकिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। अब वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है, 100 के ऊपर आई है। लेकिन सर हमारा ये ख्याल है कि जो KPT है ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बदनाम इदारा था करप्शन के हवाले से। वो अभी इस हवाले से हमें नहीं पता कि आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है और उसको उसमें करप्शन ख़त्म करने के लिए अभी तक जो 2-3 साल गुजरे हैं क्या क्या काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ सर जो एलोकेशन ऑफ बर्थ है ये बड़ा मशहूर ये वाक़या था कि इसकी जो डेमरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी जो KPT और वहाँ की बर्थ एलोकेशन में करप्शन थी, वो पैसे दे के ना कुछ जहाज़ों को ऑफलोड करते थे और कुछ को नहीं करते, या बर्थ पे जो जगह देने वाली बात है उसमें भी ये रहा है। एक सर हमने आपकी तरफ से एक ब्लू इकोनॉमी विजन का नाम सुना है, बट वी डोंट नो व्हाट इट इज़। सर वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि ये जो है ये ब्लू इकोनॉमी विजन जो है इसको आप क्या करना चाहते हैं और इसमें हमारे मुल्क के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सर जो हमारी कंटेनर्स की शिपिंग लाइन्स पाकिस्तान के साथ सलूक उसका बहुत अजीब सा है, वो बाकी दुनिया के साथ नहीं कर सकते। जिस तरह और चीज़ों में हमें मार पड़ती है तो शिपिंग लाइन भी हमारे साथ बदमाशियाँ करते रहे। इनकी जो कंटेनर गारंटी की बात है सर, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांगते हैं और 14 दिन में ये वापसी मांगते हैं सिक्योरिटी। सर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी मिनिस्ट्री लेवल पे इसको नेगोशिएट करके शिपिंग लाइन से आप इसको एक ब्लैंकेट स्टैंडर्ड 14 दिन ना रखें। जो कंटेनर साइट कराची में उतरता है वो तो 1 दिन में वापस आ जाए, लेकिन जिस कंटेनर ने चमन जाना है या जिसने इधर लंडी कोतल जाना है या पेशावर आना है उसका तो ज़ाहिर है उस टाइम में नहीं हो सकता। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको एरिया वाइज रिटर्न पीरियड कर लें। पेशावर के लिए 14 दिन 20 दिन होने चाहिए। कभी यहाँ पे बारिशें आती है, कभी तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, धुंध आ जाती है, तो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, हड़तालें होती है, तो ये सारा बोझ फाइनली बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर और हमारे लोगों के ऊपर और हमारे ट्रेडर्स के ऊपर पड़ता है। तो इसको एरिया वाइज कर दे तो बड़ा अच्छा होगा।
दूसरा सर, कंटेनर की जो सिक्योरिटी है उसकी हमें वापसी लेने में भी बड़ा मुश्किल है। शिपिंग लाइन वाले इसको टाइम पे रिटर्न नहीं करते और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसमें भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसको शिपिंग लाइन वालों से डिस्कस करके। तो सर दूसरा पोर्ट डेमरेजेस है कि पोर्ट डेमरेजेस के लिए जो ग्रेस पीरियड है वो 5 डेज़ है। सर इसमें जो विदाउट एग्जामिनेशन ग्रीन चैनल से क्लियर हो जाती है तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ पे एग्जामिनेशन आ गई और जहाँ पे कस्टम वाले आ गए और बैठ गए जी, तो फिर हमें डेमरेजेस के रेट भी बहुत ज़्यादा है और उसको मुसलसल हमें अदा करना पड़ता है। आप मेहरबानी करके सर इस पोर्ट डेमरेजेस को जो है, जो ग्रेस पीरियड है उसको कम से कम 10 दिन कर ले। 5 दिन जो है ये बहुत कम है। सर दूसरी बात ये कि जो कंटेनर एग्जामिनेशन में आके उसके ऊपर केस बन जाता है वो कंटेनर वहाँ पे हेल्ड हो जाता है, वो क्लियर नहीं हो पाता। 1 साल के लिटिगेशन के बाद वो केस हम जीत जाते हैं, लेकिन पोर्ट डेमरेजेस जो है वो हमें माफ़ नहीं होते। ना उस पर अदालतें हमें फैसले में लिखती है और ना हमें फिर ये KPT वाले या जो जितने कोर्ट कासम हैं वो हमें क्लियर करते हैं। जब हमारी गलती नहीं थी और कस्टम वालों ने हमारे साथ ज़्यादती की और हमारा कंटेनर रोका, तो एंड पे हम उसके जो है पोर्ट डेमरेजेस जो है क्यों पे करें। ये कुछ सर हमारे गुजारिशात हैं। मैं फिर आपको खुशामदीद पे कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपनी कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ तशरीफ लाए। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब अली हैदर अजीज साहब, आपको वेलकम करते हैं जी। आप पेशावर तशरीफ लाए हैं। जैदी अली हैदर अजीज साहब, जैदी जैदी साहब, रिजवी से पहले जैदी आ गए थे। सर मेरे ख्याल में सर आप शिपिंग के पहले मिनिस्टर फेडरल जो पेशावर तशरीफ लाए हैं। हमारा पेशावर चूँकि कराची से बहुत दूर है, हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कराची पोर्ट से होती है। ना सिर्फ हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बल्कि हम यहाँ से अफगान ट्रांसफर ट्रेड की मूवमेंट को भी हैंडल करते हैं। और अफगान ट्रांसफर ट्रेड की मूवमेंट जो है मेरे ख्याल में पूरे मुल्क की 70% से ज़्यादा की उनकी मूवमेंट हमसे ज़्यादा है। तो कराची पोर्ट में जो वेसल आता है उसमें 70% से ज़्यादा कैपेसिटी के जो कंटेनर आते हैं वो अफगान ट्रांसफर ट्रेड के ही आते हैं। अफगान ट्रांसफर ट्रेड की सर जो मूवमेंट के लिए जो मुश्किलात है, तो उसके लिए मैं प्रेसिडेंट साहब ने तो आपसे सरसरी तौर पर बताया। थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करूँगा सर कि चूँकि अफगानिस्तान ट्रांसफर ट्रेड का जो रिजीम, इसमें जो एग्रीमेंट है वो 2010 में हमें बाउंड कर दिया गया कि हम कंटेनराइज कार्गो की मूवमेंट करेंगे फ्रॉम कराची पोर्ट टू द डेस्टिनेशन। उसके अंदर सर कराची पोर्ट में शिपिंग लाइन्स हैं, उनकी जो रेंट है और जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ऐसी भी कंपनीज हैं जो हमसे $200 से $300, $350 पर डे रेंट चार्ज करते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे हम काफ़ी हैवीली इनको डिपॉजिट जमा कराते हैं। सर अगर दूसरे मुल्कों की तरह कराची पोर्ट पे शिपिंग लाइंस को अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाए, तो उसमें सर ये है कि जो तरह ईरान में है और दूसरे पोर्ट्स में है कि $20 और 20 फीट कंटेनर से ज़्यादा चार्ज नहीं होता रेंटल चार्ज, और 40 कंटेनर का 40 फीटर का 40 से ज़्यादा नहीं होता। इस तरह से सर हमें भी सर फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ हम लोग कंटेनर की एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है ट्रेडर के साथ, जो कि ज़्यादा उनका जो चला जाता है इस पर ज़र मुबादला। साथ ही साथ मैं सर आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई ऐसा इशू होता है जिससे कंटेनर चोक हो जाता है कराची पोर्ट पे, कंजेशन हो जाती है, तो उसके गवर्नमेंट तो ऐलान कर देती है कि जी डेमरेजेस वे ऑफ कर देंगे। लेकिन आपने सर QICT, PICT जब टर्मिनल से सारी प्राइवेटली हैंडल होते हैं सर, ये कभी भी डेमरेज में हमें वे ऑफ नहीं करते हैं, हमें पूरे चार्जेस देने पड़ते हैं। सर आपसे गुजारिश है सर कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो सर हमारा ये दीना मुतालबा है जो शिपिंग लाइन की जो मोनोपोली है सर ये ख़त्म हो जाएगी। इस पर सर आपसे गुजारिश है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। एनीवेज मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर रिपीट ना करें बस, प्लीज रिपीट सवाल मत करें। मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब हम यहीं पेशावर से, एक तो हम समंदर से दूरी की वजह से, एक तो टाइम की हमें ज़्यादा की, दूसरी करेंसी हमारी ज़्यादा वो यूज़ होती है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम हमें जो है ना कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सहूलतें दें। हम जब इधर कंटेनर, एक तो नारकोटिक्स वाले जब हमारे कंटेनर इधर एक दफ़ा सील कर देती है कराची में, फिर वो खोल लेते हैं नारकोटिक्स वाले, तो हमें वहीं पे
नुकसान भी होता है और हमारा जो माल होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो एक ही नारकोटिक्स है, एक ही डिपार्टमेंट है, होना तो ये चाहिए कि इधर जो सील कर देते हैं इस पर एतमाद कर लें। और हमने ये भी उनको कहा है कि अगर आपका एतमाद नहीं है तो एक गार्ड जो है इसके साथ जाए कराची तक, ताकि उधर हमें दोबारा कंटेनर न पहुँचना पड़े। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। शाहिद साहब। शुक्रिया जनाब सदर। मिनिस्टर साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जी आजकल जो शिपिंग लाइन ने मोनोपलाइज किया हुआ है कि एम्प्टी कंटेनर कराची में अवेलेबल नहीं है, और दूसरा ये हुआ है कि जी तकरीबन 5 महीने पहले, फॉर एग्जांपल मैं हैम्बर्ग की मिसाल देता हूँ, जर्मनी में कंटेनर हमारा 2700 डॉलर में फ्रेट चार्ज कर रहे थे, अब वो 7700 कर रहे हैं। चूँकि एम्प्टी कंटेनर नहीं है, जिसके पास है वो कहता है मेरे अपने चार्जेज हैं। सर इसके ऊपर कोई आप एक्शन लें इनके खिलाफ कि ये बहुत ज़्यादा भी वो बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि जी कंटेनर का जो किराया $17,000 का, तो ये हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। अगर आप पहले आते तो ये इस तरफ बैठा होता, अभी आप आए तो ये उस तरफ बैठा हुआ है। जुनेद अल्ताफ सर बैठा हुआ तो है, हाँ बैठा है, बस खुश रहो फिर। सर थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। मेरी सर रिपीटेडली बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेके 6 लाख रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और सर ये कैश में हमें जमा करता हूँ। तो समटाइम्स हमारे 2 से 3 कंटेनर आते हैं, जैसे हमारे पैकेजिंग की, तो सर ड्यूटी भी देनी पड़ती है और प्लस कैश में डिपॉजिट होता है, फिर ये हमें रिटर्न 2 महीने बाद होता है। तो अगर ये चेक की सूरत में दिया जाए सर तो हमें भी आसानी होगी। और सर दूसरा एक पॉइंट मेरा ये था सर कि अगर पाकिस्तान से एक ज़माने में उम्रे पे हज पे लोग जाते थे क्रूज़ पे, तो अगर कोई क्रूज़ सर्विस यहाँ से स्टार्ट हो तो टूरिज्म में भी फ़ायदा होगा सर, और इससे काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपसे ताशकंद में मुलाकात हुई थी, लेकिन आप सेक्रेटरी आज नहीं लाए, बोझ अपने ऊपर ज़्यादा डाल दिया। वो आज वो मीटिंग थी उसकी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की, तो वो बातें हो गई हैं सर, प्रेसिडेंट साहब ने भी कर दी है, फैज मोहम्मद ने भी कर दी है। मैं सिर्फ ट्रांजिट की बात करूँ कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रांजिट एग्रीमेंट्स हो गए हैं। तो मैंने ताशकंद में भी आपको पॉइंट आउट किया था, आपने सेक्रेटरी को बुला के कहा था कि नया कट ऑफ खुल गया, इसको ज़रा संभालो। तो उसके अल्फाज ये थे कि हम जब ये इनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं शिपिंग कंपनीज को, तो ये कोर्ट पे चले जाते हैं, तो स्टे है, अभी तक स्टे है। तो ये स्टे सारी उम्र चलता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ मुझे इतना बता दें सर कि ये 8-10 महीने से एक साल बल्कि 1.5 साल से ये जो इन्होंने बात की है कि कंटेनर पहले $2,000 में हम भिजवाते थे चावल, अमेरिका अभी $14,000 में भिजवा रहे हैं। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पर डोमेन नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल माफिया चल रहा है, चक्कर चल रहा है, चाइना से भी यही पोजीशन है और कंट्री से भी यही। $8,000 पे कंटेनर के फ्रेट पहुँच चुके हैं। मतलब कॉस्ट तो बनती नहीं है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकती, प्रॉब्लम बने हुए हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताएं कि सिचुएशन कब नॉर्मल होगी, आपके पास अगर हो इंफॉर्मेशन तो। दूसरी बात सर उन्होंने की है, ये डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस जो हैं 50-50 हज़ार रुपए, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 40-50 हज़ार रुपए लेते हैं हमसे। आपने कभी ये इन्वेस्टिगेट किया सर कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस कंटेनर के फ्रेट में मौजूद होता है, वहां से जो इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है, तो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस वो इंक्लूड होता है, लेकिन बावजूद इसके ही हमसे 50,000 रुपए लेते हैं। आपको क्या मिलता है? फिर वो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा बाहर भिजवाते हैं स्टेट बैंक से लेके, हमसे रुपीस में लेते हैं। मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट में भी हमें अंदाजा है एक्सचेंज में आना चाहिए। ये सिचुएशन। दूसरा तो बात हो गई 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक ये डिपॉजिट ले रहे हैं, जबकि कंटेनर की अपनी कीमत नए की 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 6-6 लाख रुपए डिपॉजिट ले लेते हैं। ये रिपीटिशन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें सेंट्रल एशिया की ट्रांजिट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा हर सूरत में। ये कंटेनर डिटेंशन चार्जेस की फैज मोहम्मद ने बात की है, ये हकीकत है कि सारी दुनिया में $20 से $30 पर डे है, ये हमसे $100 $200 पर डे चार्ज करते हैं। ये बदमाशी है। अब आप अगर इसी में चले जाएं, क्या ये वो चले जाते हैं स्टे ले लेते हैं, तो स्टे तो वो बड़े बड़े वकील रख लेते हैं, आप तो करते होंगे सरकारी वकीलों के थ्रू,
वो काम ये चलेगा नहीं, सारी जिंदगी इसी तरह रहेगा। इसको हैंडल करने की जरूरत है सर। थैंक यू वेरी मच। ये वैसे बड़े खतरनाक नाम है। एक इमरान खान बैठा हुआ है, एक परवेज खटक बैठा हुआ है, महमूद खान का है यार। सर, यंग एनर्जेटिक मिनिस्टर को अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के थर्ड बड़े चैम्बर में खुशामदीद कहते हैं सर। हमारे विजनरी लीडर इलियास अहमद बिलोर ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक गुलदस्ता बिठाया हुआ है जिसमें हर मुकातिल फ़िक्र, हर पार्टीज़ के लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके फर्जंद अर्जुमन वो कोशिश करते हैं कि इसको मतलब एक इफेक्टिव चैम्बर हो। सर, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप दो अहम सेक्टर जो हमारे साथ रिलेटेड है, एक के फेडरल मिनिस्टर है और दूसरे के हेड है जो ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट है। तो सर मैं दोनों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सर आपको इंतहाई तारीफ के वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं शुक्रिया आपका अदा करूँ कि आपने वो काम किया कि जो एनर्जी क्राइसिस है, खासकर गैस कि जिस पे पिछले कई डिकेड से हम टापी और पाक ईरान पे चल रहे थे, लेकिन उसमें दो टर्मिनल बनने के बाद उसमें जो प्राइवेट कैपेसिटी है, उसमें जो एक्सेस कैपेसिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने एक बोल्ड स्टेप लिया कि उसको प्राइवेट सेक्टर को यूज़ करने के लिए आपने उसको इजाज़त दी और आप उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने जो दो मजीद प्राइवेट टर्मिनल की इजाज़त दी है, ये बहुत बड़ा कारनामा है क्योंकि इस वक्त 4200 MMCFD सर, इस वक्त 4200 MMCFD मुल्क में प्रोडक्शन है, लेकिन कमी जो है वो 3000 MMCFD की है, जिसमें मुश्किल से ये दो टर्मिनल जो है वो 1300 MMCFD जो है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपने ये जो दो स्टेप लिए सर, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एक जो दो टर्मिनल की इजाज़त आपने दी है, लेकिन उसको अब फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि एनर्जी क्राइसिस जो है ये कंट्रोल हो। और एनर्जी क्राइसिस जब कंट्रोल होगी तो तब मतलब इकोनॉमी बूस्टअप होगी और सबको फायदा होगा। लेकिन जरूरत सर यहाँ पर एक चीज़ की, वो ये है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर विजन के हिसाब से पेट्रोल पे आप लोगों ने लेवी और सेल टैक्स को कम कर दिया है, इस तरीके से LPG को भी सेल टैक्स पे कम कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से LNG पे, CNG पे 5% से 17% कर दिए। तो सर इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी कि ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी मुल्क में कोई भी एनर्जी क्राइसिस या कोई भी चीज़ की कमी हो, बाहर से इम्पोर्ट पे उस पर रिबेट दिया जाता है, न कि उस पर सेल टैक्स लगाए या टैक्सेस लगाए, या चलो अगर 5% आप लोगों ने लगाया भी था तो उसको 17% नहीं करना चाहिए सर। तो इसमें आपकी हेल्प हमें चाहिए होगी। तकरीबन 2 हफ्ते पहले वज़ीर ख़ज़ाना साहब से भी मीटिंग हमारी मुतालिक हुई थी। तो सर इसमें अगर 17% कम हो जाए तो एनर्जी क्राइसिस कम हो जाएगी और मुल्क में जो है खुशहाली और ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएगी। इसके साथ साथ सर चूँकि KB में 2 ही इंडस्ट्री है जो इस वक्त चल रही है, एक CNG इंडस्ट्री है और एक ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन CNG। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कमेटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन को भी हेड कर रहे हैं सर, और उसमें आपने सेंसिटिव इश्यूज को हल करने की जिस तरह कोशिश की है उसकी भी सर हम तारीफ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड या अनकॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी के साथ साथ आपने जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सेंसिटिव इश्यूज को हल करने की कोशिश की है, तो ये भी हम सर इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बड़ी इंफॉर्मेशन है की जरूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह मैंने आपको LNG पे सेल टैक्स के हवाले से कहा है, इस हवाले से ये जो CNG पे ट्रांसपोर्ट चल रही है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस पे रेट इतना कम हो जाए कि पैरिटी हम जो है वो बरकरार रख सके। जो पेट्रोल के साथ हमारी 30% पैरिटी जो थी वो अगर हम बरकरार रखें तो बेहतर होगा। और साथ साथ जो प्राइवेट कैपेसिटी है जिसके लिए TPA रूल्स तो पिछले 3 साल से हमने बनाए थे, लेकिन आपके आने से वो TPA रूल्स इफेक्टिव हो गए और आपने प्राइवेट कैपेसिटी को यूज करने प्राइवेट लोगों को मौका दिया। और सर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ 50 MMCFD जो कि CNG सेक्टर अपने सेक्टर के लिए मंगवा सकते हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा जो है वो एंड यूजर को होगा, ट्रांसपोर्ट को होगा, चीजें सस्ती होगी। सिर्फ अगर 50 MMCFD की भी आप इजाजत दें कि वो बाहर से हम इंपोर्ट करें तो 82 अरब रुपए पर ईयर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज या इंपोर्ट बिल में कमी आ जाएगी। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आएगा, जिस तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है, और साथ साथ इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी इसके साथ। तो सर मैं इस हवाले से
आपसे टाइम भी लेना चाहूँगा कि इस हवाले से अगर हमें डिटेल से मतलब आप मौका दें तो ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दो चीज़ें जो है सर आपने बड़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिव तरीके से लिया। थैंक यू वेरी मच। किसी और ने बात करनी है? सर मैं थोड़ी सी बातें करूँ। सर बातें तो मैं सबसे पहले अली जैसे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई हैं, उन्होंने थोड़े मुझे कहा था मैं आऊँगा, बड़ी मेहरबानी इनकी, शुक्रिया। सर मैं दो तीन थोड़े अपने सूबे के बारे में आपसे बातें करना चाहूँगा कि आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी जगह तक है, ऊपर तक है। ये किसने कह दिया आपको? नहीं मुझे पता है ना सर, गलत बातें करते हैं। सर हमारे सूबे में बिजनेस कम्युनिटी बड़ी सख्त परेशान है। हमने उस दिन सीएम साहब से मीटिंग की। हमारे असल में बेसिकली इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो सीएम साहब के पास है, उनका पोर्टफोलियो। एक तो उनके पास रसाई बड़ी मुश्किल थी, चले वो फिर भी उन्होंने टाइम दिया। लेकिन इस सूबे में बिज़नेस करना पहले जहाज़ था सर, जब तालिबान का वक्त था उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आजकल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर हमारे पास इतने टैक्स हैं कि हम तो उन टैक्सों से ख़त्म हो गए हैं। 15-16 डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं लिटरली। ये हमने सीएम साहब को उस दिन बोला है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है इसके बारे में। लेकिन चलें फिर भी अभी वो कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मीटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसका हल निकल आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। पंजाब में फैसिलिटेशन करते हैं वो लोग, हमारे सूबे वाले फैसिलिटेशन नहीं करते बिल्कुल। अब मैं एक्सपोर्ट की बात करूंगा, ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है। ये सारे तो ट्रांजिट ट्रेड इनका तो खैर काम है सारा, मेरा इसके साथ काम नहीं है सर। एक्सपोर्ट आपके मुल्क में अगर आप लोगों ने ज़्यादा करनी है सर, तो ट्रांजिट ट्रेड, ये एक्सपोर्ट जो है अफगानिस्तान की, इसके बारे में कुछ करें सर। अभी 4-5 दिन से बॉर्डर बंद है, इसको थोड़ा फैसिलिटेट करें, कुछ करें। मुझे नहीं पता क्या करना पड़ेगा, आर्मी के साथ बात करते हैं, जिसके साथ मर्जी करें। लेकिन आप लोगों की 300 बिलियन की एक्सपोर्ट थी पहले, अब वो 500 मिलियन पर आई हुई है किस चीज़ पर? एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान की। 3 बिलियन मिलेगा, 3 बिलियन की थी, अभी 500 तक आई हुई है, 500 मिलियन तक आ गई है। तो मतलब आप लोगों को इतना बड़ा लॉस है इस चीज़ में। और बाकी मेरा ख्याल है डॉलर नहीं है उनके पास, जी डॉलर नहीं है उनके नहीं पास। सर डॉलर नहीं है, आप लोगों का रास्ता बंद होता है ना हमेशा से, ये प्रॉब्लम है। चले वो ठीक है, उसमें आप लोगों की हुकूमत बदली हुई है, वो अफगानिस्तान की हुकूमत बदली हुई है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को ज़रा जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हसनैन खुर्शीद अहमद भाई प्रेसिडेंट साहब, मोहम्मद इमरान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, जुनैद अख्तर वाइस प्रेसिडेंट साहब, बिलोर भाई आपका तो ख़ास तौर पे, और बाकी सारे साथियों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मैं सर क्योंकि कराची का हूँ तो कराची चैम्बर भी जाता रहता हूँ और FPCCI भी जाता रहता हूँ। कई दिन से गया नहीं हूँ, वापस आ गया। लेकिन जो वजारत है वो असल में मैं उस सवाल से शुरू करूँगा। पॉइंट मैंने सारे लिख लिए हैं, लेकिन ब्लू इकॉनमी की आपने शायद बात की थी, तो मैं पहले अगर उसको एड्रेस कर दूँ तो बहुत सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे और फिर स्पेसिफिक जवाब भी मैं आपको दे दूँगा। देखें, ये जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री है, या जो पहले पोर्ट्स एंड शिपिंग होती थी, इसकी क्विक तारीख ये है कि पहले तो एक ही मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फिर वो रेलवेज़ अलग हुई मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से, और ये पोर्ट्स एंड शिपिंग विंग था और एविएशन डिवीज़न होता था। फिर उसके बाद ये पोर्ट एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग बन गई। और माशाल्लाह आपने खुद ही कह दिया कि बड़ी मशहूर थी वो, डिलीवरी में नहीं करप्शन में। कई साल वो एक साहब थे, वो आजकल ह्यूस्टन में रहते हैं, बड़े घर शर रेस्टोरेंट हैं उनके, बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, लेकिन पेशावर और कराची में नहीं है, ह्यूस्टन और मैं और अमेरिका के दूसरे मुल्कों में है। तो वो जो उधर हाल हुआ वो अब तारीख़ है, लेकिन आगे बढ़ के उसको ठीक करना है। तो वो पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री रही, और फिर एविएशन डिवीज़न भी है, वो एविएशन मिनिस्ट्री बन गई है। और ये जो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, ये हमारी हुकूमत से पहले
पिछली हुकूमत में इनफैक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स बन गई। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स क्यों बनी वो एक अलग कहानी है, वो मैं शायद प्राइवेटली आपको बता दूं, लेकिन ओवरऑल वो काम ठीक हुआ। लेट्स गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू, क्योंकि ये जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री है ना, इसकी कनेक्शन सबसे है। और मुझे जो मैं अक्सर कहता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था वज़ीर बनने के बाद? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पहले मैं अपने आप को एजुकेट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लफ्ज़ है सी ब्लाइंडनेस। वो सी ब्लाइंडनेस कराची में सी है, वहाँ भी सी ब्लाइंडनेस थी लोगों को, क्योंकि वो सब कुछ छुपा दो, बोर्ड शोर्ड लगा दो, अंदर मत देखना, जहाज़ पता नहीं देखने से ख़राब हो जाएगा। हर चीज़ को एक सिक्योरिटी आई से देखा जाता था। और हमारे मुल्क के कुछ ऐसे हालात भी थे कि वहाँ पे शायद सिक्योर होना, सिक्योरिटी वाज पहली प्रायोरिटी थी। अल्लाह का करम है, हालात अब मुल्क के बेहतर हैं, तो मैंने कोशिश की है कि चीज़ें खोलूँ, और ताकि जो कराची में जो कम से कम लोग रहते हैं उनको तो पता चले। अब वो छोटा सा जहाज़ था जो फंसा था अभी समंदर में, वो मेरे ख्याल में 70 मीटर का या 75 मीटर का जहाज़ था, और कराची के अंदर शोर ऐसे डाल रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा शायद जहाज़ फंस गया। उस जहाज़ में 60 कंटेनर थे, हमारे पास 18,000 कंटेनर वाला जहाज़ लगा होता है। तो वो ऐसे कहते हैं कि जितना बड़ा जहाज़ फंस गया और पता नहीं क्या हो गया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में है कि जहाज़ बगैर टूटे निकला है। इस सी व्यू में हम बचपन से जहाज़ फंसते देख रहे हैं, वो कोई भी आज तक बगैर टूटे नहीं निकला, इसलिए कि उसके अंदर एड्रेसिंग और उसमें हमेशा खांचा निकल आता था। क्योंकि जहाज़ टूट के निकलता है तो उसमें काफ़ी लोग खुश होते हैं, काफ़ी लोगों के कोई प्लॉट प्लूट, घर शर, कुछ छत लग जल जाती है, किसी की AC लग जाते हैं, इन्वर्टर, कोई गाड़ी भी ले लेता है। तो इस दफ़ा पहली दफ़ा जहाज़, क्योंकि हमने लॉ फॉलो किया, जो प्रोसेस एक इंटरनेशनल डिवाइस्ड है वो फॉलो किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी ओनर की, और अभी जहाज़ अरेस्ट किया, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा हम नहीं जाने देंगे। पहली दफ़ा जहाज़ निकला। जब सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि टू फर्स्ट पहले मैं अपने आप को एजुकेट करूँ कि ये होता क्या है तमाशा इसमें। उस एजुकेशन में मुझे समझ आई शुरू में ही 1-2 महीने में कि कितनी इंडस्ट्रीज़ या कितनी मिनिस्ट्रीज़ के साथ ये पोर्ट्स एंड शिपिंग रिलेटेड है। पेट्रोलियम के साथ रिलेटेड है, क्योंकि सारा हाइड्रोकार्बन आपके पोर्ट्स पे आता है, और बड़े प्लांट्स भी, पावर जनरेशन प्लांट्स भी आपके पोर्ट पे लगे हुए हैं। कॉमर्स के साथ रिलेटेड है, बिकॉज सारी ट्रेड आपकी 90% ट्रेड होती है पोर्ट्स पे, आना हो या एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना। फाइनेंस के साथ रिलेटेड है, इसलिए कि FBR या कस्टम्स का 70-80% कलेक्शन पोर्ट्स पे होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। एयरपोर्ट पे तो बहुत कम है, और बाकी बॉर्डर्स पे होता है। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रिलेटेड है, बिकॉज पोल्यूशन की बात है, और जो आपने मैनग्रोव्स और ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं, जो एक हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है 10 बिलियन ट्री सुनामी, और ग्लोबली भी वर्ल्ड बैंक में देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल उसमें डायरेक्ट आता है। फिशरीज़ इसका डायरेक्ट सब्जेक्ट ही है। फिशरीज़ मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, जिस मुल्क में हमने तो नहीं इम्पोर्टेंस इसको दी, लेकिन वो एक इंडिजिनस ग्रोथ में ही $450 मिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पोटेंशियल हमारा $2.5-3 बिलियन का सिर्फ फिशरीज़ का है। आपको पता है कि जो ब्रेग्जिट था, उस ब्रेग्जिट में जो एक बहुत बड़ी कंटेंशन ब्रिटिश या UK की और फ्रांस के साथ थी, वो फिशिंग राइट्स पे थे कि किधर लाइन ड्रॉ करनी है, कि फिशिंग राइट्स आपकी किधर है, पानी किधर है। तो वो ग्लोबल वॉर्स होती नहीं है इसके ऊपर फिशिंग राइट्स पे, और तारीख में बड़ी जंगें हुई हैं राइट्स, पानी के रास्तों पे और फिशिंग राइट्स पे, वो भी इससे रिलेटेड है। पता चला जी ऑल्टरनेट एनर्जी भी इससे रिलेटेड है, बिकॉज हमारी पोर्ट की ज़मीनों पे वो आप सोलर लगा लेते हैं या विंड मिल लगाते हैं, क्योंकि वो वाटर कॉरिडोर जो विंड कॉरिडोर्स हैं वो पोर्ट कासिम के आसपास हैं। ये अच्छा, कोस्टल टूरिज़म जो हमने कभी आज तक एक्सप्लोर ही नहीं किया, दुनिया भर से खूबसूरत तरीन, मैं अक्सर लोग देखते हैं कि उनको टूरिज़म में पहाड़ों पे जाने का शौक़ होता है, और माशाल्लाह आपके पास तो दुनिया के खूबसूरत तरीन आपके सूबे में पहाड़ हैं, सब नथिया गली पे रुक जाते हैं, मतलब आगे जाएं तो वो हेवन ऑन अर्थ है।
तो मुझे समंदर का शौक़ रहा है तो इत्तफाकन, हालांकि नथिंग टू डू विद मेरी टाइम, मुझे तो ये मिनिस्ट्री खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप संभालें, क्योंकि करप्शन बहुत है उसमें एड्रेस करना है, वरना मैं नॉट बिकॉज ऑफ द पोर्ट्स बट जस्ट बिकॉज पानी, ओशन, स्विमिंग, तो मुझे मैं सारे बीच देखे, लेकिन जो खूबसूरत बीचेस आपको मिले में नेचुरल, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट पे, वो आप दुनिया घूमते फिरते रहे आपको नेचुरली चीज़ें मिल जाती हैं। हमें वो मियानी होर का एक लगून है जिसकी सिर्फ जो लगून का जो सिर्फ ओपनिंग है वो 4 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर लंबा लगून है। वहाँ कोई ऑटोमेटिक आपको एक ब्रेक वाटर मिला हुआ है कुदरती, ऐसे 3-4 हैं आपके पास। हमने वहाँ कुछ किया ही नहीं आज तक, ऐसे ही पड़ा हुआ है बंजर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जब आप देखें, ये सारे ब्लू इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो समंदर से रिलेट करते हैं। ये तो डायरेक्टली अफेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। इनडायरेक्टली आप देखें तो इंडस्ट्री लगी हुई है। आप पोर्ट कासिम पे टोयोटा करोला बनती है आपकी सारी, जो KPK की नंबर 1 गाड़ी है टोयोटा करोला, वो पाकिस्तान की है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा है ना सर, वो सारी बनती उधर है। सो टोयोटा के प्लांट लगे हैं, बाकी भी सारे प्लांट बहुत सारे। अब फिर जब मैं बना तो क्योंकि मैं ये ब्रीफ आपको इसलिए करना चाहता हूँ ताकि सारे जवाब आपको इसके मिल जाए, तो मैंने फिर जाके ज़रा एक कोशिश की कि समझूं कि दुनिया भर में एक तो हमारे पोर्ट्स हैं, बाकी दुनिया हमसे बहुत सारी चीज़ों में आगे है, तो आई वांटेड टू सी कि ये दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे पोर्ट्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के पोर्ट्स के साथ। तो कुछ चीज़ें तो आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, डेटा आपको मिल जाता है, गूगल सारा, बट कुछ चीज़ें आपको फिजिकली आंखों से जाके देखनी पड़ती हैं। और यहीं पे वो LNG के टर्मिनल्स की बात आ गई। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कि जी LNG के टर्मिनल्स लगने हैं, तो मैं बिल्कुल उस वक्त वज़ीर नया था, 3-4 महीने ही हुए थे। तो जब ECC में ये फ़ैसला हुआ कि जी, और एक और कमेटी होती है CCOE, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, उस वक्त असद उमर, अब आज भी उनको असद उमर साहब उसको चेयर करते हैं, और उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ECC में फ़ैसला, उन्होंने कहा कि जी हमें गैस की शॉर्टेज होगी फ्यूचर में, तो हमने और टर्मिनल चाहिए। तो वो जो मेरा सिर्फ कंटेंशन ये था, क्योंकि टर्मिनल्स LNG के पोर्ट पे लगते हैं, तो ये पोर्ट अथॉरिटी के क्या मैंडेट होना चाहिए कि वो किधर लगें। ये नहीं हो सकता कि पेट्रोलियम वाला कोई आके बोले कि मैं तो नहीं कह सकता कि यहाँ पेट्रोल पंप लगाना है या यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगानी है, मुझे क्या पता। वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास उसका डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास, वो दे आर द कस्टोडियंस, तो उनका फैसला होगा। इसी तरह टर्मिनल कहाँ लगने चाहिए पोर्ट पे, शिप की ट्रैफिक कैसे मैनेज करनी है, टाइट क्या है, ये एक टेक्निकल है जो मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम का डोमेन होना चाहिए, और पोर्ट बताएगा कि यहाँ लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो वो हमें मैंडेट मिल गया, और उसके बाद एक कमेटी बनी। तो वो जब मैंडेट मिला, और वो बहुत सारे सवाल थे और बहुत प्रेशर था कि जी कल लगा दें, कल तो ऐसे नहीं लगने। तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से इजाज़त लेके मैं बाहर जाके मैं देख के आया कि किस तरह LNG को हैंडल किया जाता है। तो उसमें मैंने फिर पोर्ट्स के दौरे भी किए। तो मैं बार्सिलोना का एक दिन के विज़िट की। वो कहते हैं वेकेशन, एक दिन की वेकेशन बहुत तकलीफ होती है कि आप सुबह उठें और जहाज़ों में सोएं रात को। तो सारे मैंने पोर्ट्स जाके देखे, ख़ास तौर पे उस एंगल से कि LNG बिज़नेस जिन पोर्ट्स में ज़्यादा होता है, तो बड़ी चीज़ें सीखने मिल गई। तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। तो ये सारी चीज़ें ब्लू इकॉनमी के अंदर रिलेट कर जाती हैं। तो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकॉनमी, जो कि एक वर्ल्ड बैंक ने बड़ा इसके ऊपर डिटेल स्टडी की हुई है, और हमारे यहाँ एक पुरानी बीमारी है पाकिस्तान में, वो जब कोई भी चीज़ इश्तिहार देते हैं टेंडर का, उस पर लिख देते हैं फॉरेन कंसल्टेंट नहीं लिखते, फॉरेन कंसल्टेंट लिख देते हैं। और मेरा तजुर्बा अब 3 साल का हुकूमत में ये है कि वो फॉरेन कंसल्टेंट जो होता है ना, वो बिड जीत के तो आगे सारा काम करवाता है पाकिस्तानियों से, क्योंकि एक्सपर्टीज हमारे पास है, और वो सारा कागज़ बना के वो फ़ौरन भेज देते हैं। वो फ़ॉरेन कंसल्टेंट ठप्पा लगा के वो आपके सामने वही चीज़ वापस रख देता है जो की होती है असल में पाकिस्तानियों ने, क्योंकि इधर फ़ौरन है तो आना कोई नहीं है। तो मैंने इसलिए वो फ़ॉरेन कंसल्टेंट का लफ्ज़ भी निकाल दिया, मैंने कहा कंसल्टेंट रखें। और अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो बाहर से अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करें और वो जाने। तो ये जो सी ब्लाइंडनेस थी और ये जो इस सेक्टर की ब्लाइंडनेस थी, वो कोशिश पहले, दूसरा चैलेंज ये था
अपने आप को एजुकेट करने के बाद कि अपने साथी कॉलीग्स को भी एजुकेट करूं, क्योंकि वो भी एक बड़ा अटैक होता था कि ये मेरी टाइम का इसमें क्या काम है, तो फिर मेरी टाइम का ही काम है, क्योंकि ये हो रहा है पोर्ट के ऊपर, तो अगर पोर्ट पे हो रहा है तो फिर दूसरी वाली कोई भी मिनिस्ट्रीज का क्या काम है। सो ये बहुत सारी इंटरलिंक थी। और तीसरा चैलेंज जो पाकिस्तान में मुझे बड़ा आया वो है HR का, ह्यूमन रिसोर्स का इस सेक्टर के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ तो तनख्वाह मिलती है बड़ी कम सरकार में, और जो आपको अच्छे लोग होते हैं वो जिनको इस सेक्टर का एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे शिपिंग बिजनेस में या पोर्ट हैंडलिंग में, ऑपरेशंस में, वो हमें नेवी से लोग लेने इसलिए पड़ते हैं कि जो हमारे अपने मर्चेंट नेवी के एक्सपर्ट्स हैं वो फॉर ग्रीन पैस्चर्स वो बाहर चले जाते हैं। आप उनको MP1 में रख लेंगे 5 लाख रुपए में, तो वो 10,000 $25,000 उनको मिल रहा है दुबई में, तो वो क्यों उधर बैठेगा, और बाकी दुनिया के पोर्ट्स में ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं। तो ऑपरेशंस में हमें ये एक बड़ी टेक्निकल फील्ड है ऑपरेशंस। आपको पता है टाइड देखना पड़ता है, ड्राफ्ट देखना पड़ता है, जहाज़ देखना पड़ता है, तो वो आपके बाहर चले जाते हैं। इसलिए हमारे जो पायलट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पोर्ट्स में हमारे पायलट्स होते हैं जो जहाज़ लेके आते हैं, वो चेयरमैन से ज़्यादा उनकी तनख्वाह होता है, वो कमा लेते हैं, बिकॉज वो टेक्निकल है, वो आवर या पर ट्रांजैक्शन पर उनको मिलता है, तो वो उनकी तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लोग पूछ लीजिए इतने पैसे पायलट को कैसे मिल रहे हैं, वो नहीं होगा, वो चला जाएगा बाहर, उसको उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, वो पता नहीं किसी मजबूरी में तो रुका हुआ है, बिकॉज वो बाहर उसको और मिलेगा। एनीवे, ये सारे चैलेंजेस को इकट्ठे करते करते अब हम यहाँ पहुँच गए कि इस मिनिस्ट्री की कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई फुटप्रिंट बन गया और सीरियसली लिया जाता है, मिनिस्ट्री से ओपिनियन लिया जाता है, और अल्लाह का शुक्र है कहीं हम कामयाब रहे हैं, कहीं हम नाकाम भी हुए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सब ठीक हो गया। अगर आप ये कहें कि जी KPT में करप्शन ख़त्म हो गई या पोर्ट कासिम में करप्शन ख़त्म हो गई, मैं आपको कहूँगा कि अगर मैं कहूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं हुई, लेकिन ऊपर लेवल पे एड्रेस हो गई है। कोई टर्मिनल हम जो भी करेंगे वो बगैर बिडिंग के हमने नहीं देना। वो मैंने आपको याद है एक पब्लिक पोजीशन थोड़े दिन पहले एक ट्वीट भी की थी TV पे चली है, क्यों कह रहा, क्योंकि वो टर्मिनल्स BOT पे होते हैं। जो हमारा जो पोर्ट है ना वो है लैंडलॉर्ड पॉलिसी पे चलता है, जो कि दुनिया में सारे पोर्ट्स चलते हैं। कि टर्मिनल, अब हचसन पोर्ट है फॉर एग्जांपल, वो दुनिया में हर जगह वो टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल जोन करती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हांगकॉन्ग की कंपनी है, वो हर जगह पे है। या DP वर्ल्ड है, उनका इंग्लैंड में जो कंटेनर टर्मिनल है वो DP वर्ल्ड का है, वो दुनिया भर में वो पोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं। हमने कोई अपनी कंपनी ऐसी बनाई नहीं है, पहली दफ़ा हम अब एक बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड कंपनी बना दी है, जिसमें हम ये मरीन सर्विसेज के सारे काम उस अम्ब्रेला में करेंगे, जिसमें दोनों पोर्ट्स और PNSE तीनों शेयर होल्डर हैं। प्लस वी विल हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ताकि हम ये काम अपना मरीन सर्विसेज कर सकें। क्योंकि वो भी मैं आपको बता दूं उसमें क्या होता है, जो आपने करप्शन की बात की, जो सबसे बड़ी करप्शन है, जिसको ये तो बड़ी छोटी थी कि जी ये रोज़ का $25,000-30,000 कमाना कोई मुश्किल काम नहीं था जहाज़ लगाने में, ये आसान काम है। आपका भी जहाज़ आया हुआ है, आपका भी आया हुआ है, आपका भी आया हुआ है, तो बर्थ एक है, तो पहले किसका लगना है, जो ज़्यादा पैसे दे। वो एक ये होती थी। हमने क्या किया जी, हमने डिजिटाइज कर दिया, हमारा मेरिट ऑर्डर है अब, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होते ना, फर्स्ट कम फर्स्ट बर्थ, अनलेस कि सरकारी कार्गो अगर है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल मिसालन अगर आ जाए एक मो गैस का जहाज़ भी आ गया और एक फर्नेस ऑयल का भी आ गया, तो ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि पहले कौन सा लगे, मैं कहूँगा जो पहले आए वो लग जाए। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मुझे कहती है कि जी मो गैस हमें शॉर्ट है, आप पहले मो गैस लगाते हैं, वो हमें लिख के देते हैं, तो फिर हम पहला उनका लगाते हैं, वरना हम मेरिट ऑर्डर पर चलते हैं और वो फिर हमें लिख के दें, क्योंकि वो उनका उस डेटा का कस्टोडियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है। ठीक है जी। इसी तरह वीट के जहाज़ आए, लास्ट ईयर आपको पता हमने वीट इंपोर्ट की, और वीट सारा का सारा कार्गो, ज़्यादातर कार्गो उसमें TCP का भी था और बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का भी था। अब मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि इतना वीट आया, मुझे किसी एक जहाज़ में बता दें, किसी एक वीट के जहाज़ में 1 रुपया भी डैमरेज लगाओ,
हमने जिस तरह मैनेज किया, एक टाइम पे 7 जहाज़ भी लगे हुए थे वीट के केपीटी में, 7 जहाज़ लगे हुए थे, और जो बर्थ समझे 11 मीटर की ड्राफ्ट पे थी और कोई 13 मीटर पे थी, तो हमने ये भी किया कि जो बड़ा जहाज़ आया वो 13 मीटर पे लगाया, इतना खाली किया कि वो 11 मीटर ले सके, फिर स्विच किया उसको 11 मीटर पे, और फिर दूसरा जहाज़ आके लगा दिया। तो हमने स्विचिंग भी की बीच में, हमने किसी को डैमरेज नहीं लगने दिया। तो इस तरह किसको ही ज़रूरत नहीं थी। ये माने ये पहले कभी आपने सुना भी नहीं होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पहले कोई वजीर आपको ये बता के भी नहीं जाएगा पोर्ट एंड शिपिंग का कि ये किस तरह की ये हम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और कॉन्स्टेंटली हम मैनेज करते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब स्टीवेडोरिंग फॉर एग्जांपल, स्टीवेडोरिंग वो जहाज़ में से सारा सामान निकाल के, आप लोग बिजनेस मैंने आपको पता है, जो टीसीपी का मैं बैठा या वीट आना शुरू हुई तो अभी टेंडर शेंडर खुलना शुरू हुआ, तो स्टीवेडोरिंग का भी टेंडर हुआ। तो मैं क्योंकि डेटा सारा आता है, मैंने कागज़ पढ़ा तो 1250 रुपये पर टन उन्होंने स्टीवेडोर्स ने कोटेशन दी, और मैं देख रहा हूँ एक 1250 है, एक 1245 है, एक 1255 है। तो मुझे पहले तो समझ आ गई, पहले मैं देखा ये कोई एक्सूबर पागलपन के रेट है, ये कौन देगा। और मैंने फिर पता चला जी ये 5-5 रुपये का फ़र्क, इसका मतलब ये कि कार्टेल बन गया और आपस में सब मिलके करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, मैं कहा सर मुझे इसमें आपसे इजाज़त चाहिए, मैं ये कार्टेल तोड़ना चाहता हूँ। शोर करेंगे, तकलीफ़ होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रामा होने जा रहा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट है 700-750 रुपये, जिसमें 50 रुपये कोई कमा ले तो कमा ले, कमाने के लिए बैठे ना बिजनेसमैन। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको वो आप एहसान कर दें, कमाएं, लेकिन ये जुल्म ना करें। अब आप खुद लगा लें हिसाब कि अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा पर टन वो ले रहे थे और 2 मिलियन टन आया तो कितना बन गया? 100 करोड़ रुपये, 1 अरब रुपये। ये आपको टीका लगना था कौम को, क्योंकि वो तो वीट की कीमत में ऐड करना था ना। हमने वो 750 में किया, आजकल फिर उन्होंने दोबारा ये ड्रामा किया। अब मैंने उसको देखा देखी, मुझे समझ में ही आई, मैंने ये कहा है कि मैंने कहा है कि ये जो PNSC है ये स्टीवेडोरिंग का लाइसेंस ले, ताकि स्टेट का कार्गो हम खुद करें, क्योंकि ये जहाज़ में ग्रैब नहीं है तो ज़्यादा बड़ा तमाशा है। ये किसी को समझ में नहीं आई होती, और किसी ने देखना भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं चलना था, क्योंकि 1 अरब रुपये पता भी नहीं इधर उधर। लेकिन 1 अरब ऐड करते थे, पता चला जी आप 50-60 अरब इधर ही खर्च करके उल्टी सीधी चीज़ों में। एंड यहाँ वो अच्छा, अगर हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म भी हो जाए तो क्यों हम ज़ाया करें पैसे, वेस्ट क्यों करें, मतलब हम अच्छे काम में लगा सकते हैं। सो हमने इस तरह की, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, और ये अगर रिकॉर्ड होता है मीडिया कर भी दे, जब ये करते हैं तो वो 3 चीज़ें करते हैं। पहले उन्होंने 3 चीज़ें की। शुरू में आके बड़ी अच्छी ऑफर्स आई मुझे, मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नथिया गली में बड़े बंगले बन चुके होते अभी तक, और बाहर भी बन चुके होते, ऑफशोर की ज़रूरत नहीं थी वैसे ही बन चुके होते। हाँ, मैं आके देखूँ, अच्छा ये छोटी चीज़ भी नहीं है, $5 मिलियन, $10 मिलियन। मैंने कहा ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तो मैं वजीर बना नहीं हूँ, 3 हफ्ते बीच में, तो उन्होंने कहा जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं सारों को मिलूँ और मैं पूछूँ अच्छा पहले भी हो गया, बोला सर जितना पिछला था उसका डबल कर देंगे। मैंने कहा अच्छा पिछला कितना देगा? 10 मिलियन। मैं कहा 20 मिलियन। मैं कहा यार ये रेट के साथ, तो पहले तो मुझे समझ आ गई कि ये होता क्या। नहीं सर वो खजाने में नहीं, उनको जेल में डालूंगा, फिक्र ना करें, वो खजाना जेल का बना। देखिए एग्जाम्पल सेट करनी है ना। उनको फिर ये समझ आ गई कि ये अच्छा, समझ बहुत सारों को आ गई, लेकिन अभी तक ये जब स्टीवेडोरिंग वाला था ना, उस वक्त भी हमें फिर इधर उधर से फ़ोन आया कि आप 10 करोड़ रुपए ले लें और चुप करें, आपका क्या काम है इसमें यार, आप क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा भाई 100 करोड़ रुपए दे दो तो मैं चुप हो जाऊँगा। वही खर्चा था ना एक्स्ट्रा 100 करोड़ में लेके फिर वो खजाने में डाल देता। सो ये इस तरह की ये, और यहाँ पता नहीं चलता पोर्ट का किसी को, क्योंकि अंदाज़ा नहीं है पता। अब सो देयरफॉर ये चीज़ें हमने एड्रेस की। अब आ जाएं जी डेमरेजेस के ऊपर। आपने बिल्कुल बात ठीक की सर। देखें आप डेमरेज की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना लैंडलॉर्ड हमारी पॉलिसी है। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनहेरिट किए हैं, अभी मेरी 3 साल की वजारत में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं हुआ किसी बर्थ का। हम करेंगे, लेकिन हम अपने टर्म्स अब
इक्वल टर्म्स रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टर्म्स जो हैं वो पोर्ट के फेवर में जाएं, हम ये भी नहीं कह रहे कि सारे टर्म्स उसके फेवर में जाएं जो टर्म टेंडर कर रहा है। वो भी कमाएं, हम चाहते हैं कमाओ, हम बिजनेस ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, बट जुल्म ना करो। अब इस वक्त हाल ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमें थे हमने इनहेरिट किए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। स्कैनर लगे हुए, स्कैनर लगे हुए जिसमें से कंटेनर में स्कैन करना होता है, वो जिस जगह लगाए हैं उन्होंने वो आउट ऑफ द वे है। मैंने दरवाज़ा अगर यहाँ से मैंने बाहर निकलना है तो उन्होंने उधर लगा दिया कि जी अब वहाँ जाएं, पहले वहाँ से स्कैन करके भाई वहाँ दरवाजे पे लगाओ। और उसके बावजूद जो हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स है वो हर कंटेनर के ऊपर एक चार्ज लगाते हैं, स्कैनिंग चार्ज, मगर हर कंटेनर स्कैन होता ही नहीं। तो हम लेके गए, हमने कहा जी हम उन पे स्कैन चार्ज लगाएं जो आप स्कैन कर रहे हैं, आप अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं चार्ज लगा सकते भी मेरा कंटेनर। तो हमने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप उनका वो हमने इधर से पॉलिसी मूव की है, उधर वो जाके उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया। ये आपकी बात ठीक है, और ये हर चीज़ में ही होता है। अगर आप कहते हैं स्टे हटवाना है, सर मैं अभी अल्लाह मैं तो मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, तो मैं जज तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो भी एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ एक पॉलिसी बन रही है कि ये जो 20-20 साल पुराने स्टे हैं ना, वी नीड टू फिगर आउट अ वे टू मूव ऑन इन लाइफ। मैं आपसे सॉरी गोइंग बैक टू स्टे, कनेक्टिंग इट टू ब्लू इकॉनमी एंड मैं पोर्ट्स मैंने विजिट किए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो हमारा पोर्ट है कराची, KPT और पोर्ट कासिम, ये सबसे करीब किससे हैं। मैं इनका बेहतरीन कंपेरेटिव एनालिसिस किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सब देखने के बाद ये बेहतरीन इनका जो एनालिसिस है ना, जो कंपेरेटिव और जो एग्जांपल हम फॉलो कर सकते हैं, मिसाल जो सक्सेसफुली हमें रेप्लिकेट करनी है, वो है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी। और ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसकी वजह ये है, आप में से सारे जो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी पहले सिर्फ न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी थी, बाद में वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी बन गई, अब वो सिर्फ पोर्ट अथॉरिटी कहलाती है। देखें, वो पहले मैनहट्टन जो आइलैंड था एक ज़माने में, वो क्यों आइलैंड था, दुनिया के जितने बाय द वे बड़े नंबर 1 सिटीज़ ऑफ द जो दुनिया में है ना, वो सारी पोर्ट सिटीज़ हैं। हांगकांग पोर्ट की वजह से, सिंगापुर पोर्ट की वजह से, दुबई जबल अली पोर्ट के बाद ये सब चीज़ें बनी हैं। न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी था, लॉस एंजलिस पोर्ट सिटी है, सैन फ्रांसिस्को पोर्ट सिटी है, लंदन पोर्ट सिटी है। आप चले जाए ना, जहाँ पे भी चले जाएं, जो भी बड़े दुनिया टॉप सिटीज़ हैं वो पोर्ट। कराची भी तो बड़ा शहर ही था ना। हाँ, जो कराची का पोटेंशियल है ना, वो कराची मेरे ख्याल में 10% भी यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ, और ये पोर्ट से रिलेटेड है। जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट मॉडल है वो ऐसा था कि वो न्यूयॉर्क के अंदर जब इतना पोर्ट की वजह से जब वो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती चली गई, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ये हमें $50,000 मिल रहा है इस वेयर हाउस का, तो वो अगर हम इसमें कोई जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करके यहाँ कोई बिल्डिंग बना दें तो हमें $100 मिलियन मिलेगा। लेकिन फिर अब कार्गो कहाँ जाएगा? वो कार्गो चला गया न्यू जर्सी। तो जितना बड़ा कार्गो है ईस्ट कोस्ट का, बल्क लिक्विड वटेवर, वो जाता है न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के पोर्ट में अब क्रूज लाइंस लगती हैं, और वो जो वेयर हाउसेस थे और वो वहाँ सारी बिल्डिंग्स बन गई। आपको पता है कि वो जो 2 बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिनमें ट्विन टावर, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की थी। और जो अभी वर्ल्ड वो क्या फ्रीडम टावर जो भी बना रहे हैं 110 मंजिल, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी बना रही है। फिर उन्होंने कनेक्टिविटी करनी थी, लिंकन टनल, हॉलैंड टनल, ये जो ब्रिजेस हैं कनेक्टिंग न्यूयॉर्क ब्रुकलिन ब्रिज, ये सारे न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की मिल्कियत हैं। ये अगर आप वो गाड़ी जाएं टोल भरते हैं इनमें, उसमें अगर यह ऑटोमेटिक टोल है, इजी पास लिखा होता है, वो जो उसके पीछे आप पढ़े लिखा होगा न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी, वो सब वो मेंटेन भी वो करते हैं, मिल्कियत भी उनकी है। इसी तरह आप न्यूयॉर्क उतर जाए, वहाँ सामने बस स्टेशन है, पोर्ट अथॉरिटी कहलाता है वो, पोर्ट अथॉरिटी। तो कोई सोचे तो सही पोर्ट अथॉरिटी का बस से क्या ताल्लुक है? वो ट्रेन, वो जो बस स्टेशन है वो भी पोर्ट अथॉरिटी का। वो जो 5 ट्रेन चलती है कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, वो भी पोर्ट अथॉरिटी की है। और मैं आपको बताता हूँ, सबसे मशहूर एयरपोर्ट अमेरिका का है JFK, जॉन एफ कैनेडी, न्यूयॉर्क। वो किसका है? वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है, दे ओन इट। लगवाडिया भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है।
न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी का, वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का, और छोटे मोटे जितने एयरपोर्ट समंदर पे बने वो सब न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी ओन करती। हर जहाज टेक ऑफ करने पे उनको पैसे मिलते हैं, हर जहाज लैंडिंग पे पैसे मिलते हैं। तो पोर्ट अथॉरिटी ये है ब्लू इकोनॉमी का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, नेवी के पुराने जहाज नहीं है, वो उन बर्थ में खड़े करके उनको म्यूजियम्स बना दिया। लोग आते हैं, टूरिज्म होती है, लोग जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं ये वो। मैं ये अच्छा, हमने तो बिल्कुल रिवर्स में चले गए हैं। अगेन ब्लू इकोनॉमी थॉट प्रोसेस गलत है। हमारे बच्चे कोई भी हो जाए, इंक्लूडिंग माई ओन, अब मेरा बेटा तो कहता है बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, वो तो 10 साल का कहता है मैं यूट्यूबर बनूंगा। तो मैं 2 टका के वाला यूट्यूबर नहीं, तो पहले पढ़ तो ले। लेकिन आप सोचें, लॉयर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फौज में चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब बनना होता है। मुझे बताएं कि कितने लोग कहता है बड़ा होकर मैं जहाज का कप्तान बनूंगा, पायलट बनने को तैयार हैं कोई। मैं अभी इतने 3 साल में कितने लोगों से मिला हूँ मेरी टाइम सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान के। मैं आज तक सोचा कोई बच्चा बड़ा होकर बोले कि मैं जाके मर्चेंट नेवी में शिप का कैप्टन बनूंगा, आई लव टू सेल। किधर है ये कहानी? है ही नहीं। सो देयरफॉर ये सब्जेक्ट, इसे कहते हैं सी ब्लाइंडनेस। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा बोला उसको मैं बोट में लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ, खास तौर पे नॉट कि मैं उसको कहता हूँ कि तू जहाज के कप्तान बन। मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये एक सेक्टर, एक सेगमेंट है जो कि फिलीपींस के सी फेयरर्स उनको $6 बिलियन साल का भेजते हैं इन वो फॉरेन रेमिटेंस। 6 बिलियन साल का। हम जब आए थे तो $4.5 बिलियन था, 3 साल में वो 6 बिलियन, अब तो खैर बिकॉज ऑफ कोविड अभी $6 बिलियन सिर्फ उनकी रेमिटेंस है जो जहाज़ों में। और खाली कप्तान नहीं है, वो डिश वॉशर से डीजल मैकेनिक से लेके वो कप्तान तक, वैसा वो ऑल आर कॉल्ड सी फेयरर्स। हमारे यहाँ सी फेयरर्स का कोई था ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये हमने कराया। हमने उनको की वर्कर डिक्लेयर किया, हमने उनके साथ उनके जो इश्यूज थे। और आपको ये बताऊं, आप समझे ना, मेजॉरिटी ऑफ द सी फेयरर्स आर फ्रॉम KPK, नॉट फ्रॉम कराची। मेरे पास डेटा है। वो बेचारे, मैं देखता था जलील और ख्वार हो रहे थे कराची में। वो साइन ऑफ और साइन ऑन कराने में शिपिंग ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो साइन ऑफ का ठप्पा लगाना है, उतरे जहाज से, वो बेचारे वापस आए, अपने घर वाले इंतजार करें, 3 महीने जहाज रह के आए, 6 महीने समंदर में, तो वो ठप्पा लगाने के भी ले रहे थे। और अगर जहाज में जाना है, साइन ऑन करना है, उसकी भी सीमेन बुक पे ठप्पा लगाना है, वो भी ले रहे थे। वो जमा करा के बैठे में, जहाज चला गया, उनकी नौकरी चलेगी बेचारे की, वो क्योंकि उनके पास वो मैंने साइन ऑन साइन ऑफ बंद कर दिया, वो ऑफिस ही बंद कर दिया मैंने। ये मेरा काम ही नहीं है, ये FIA का काम है कि टू ट्रैक देम। हम, मेरा क्या काम, मैं क्यों साइन ऑफ साइन ऑफ। ये सिर्फ खांचा.com था। ये खांचा.com पाकिस्तान में अगर आ जाए ना तो आपको बड़ी चीज़ें से मिलेंगी। उसके बाद इनके SID कार्ड्स होते हैं, सेलर आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, वही नहीं बन के दे रहे। दुनिया भर में वो डिजिटल हो गए, माने मशीन रीडेबल कार्ड्स वो होते ही नहीं थे। वो हमने नादरा के साथ मिलके अब सारों के ही मशीन रीडेबल कार्ड कर दिए सारे, ताकि वो कहीं भी जाएं तो वो सेलर आइडेंटिटी, जैसे आपका पायलट का लाइसेंस होता है ना कि यू आर अ पायलट, इस तरह ही सेलर आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। वो अब हमारा मशीन प्रिंटेबल सेलर है, सबके हो गए। तीसरा उनका वीज़ा का इशू था, और वो आज भी है, लेकिन वो इशू ये था कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो जी एम्बेसीज इधर उधर भाग रही होती थी। हमने क्या किया है, हमने सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया। अब एम्बेसी पे जो अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करे, वो हर एक का स्पेसिफिक लॉगिन है, वो डाल के वो पूरा डेटा उस सी फेयरर का चेक कर सकती हैं। और सी फेयरर के पास ये है कि वो अपने कोर्सेज जो भी करता रहे वो खुद अपलोड कर सकता है, सिर्फ अपने, तो वो वेरीफाइबल डेटा उधर आ जाता है, अपलोड करता है, हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट में आता है, वो डेटा वेरीफाई ऑनलाइन कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी एम्बेसी हो वो ऑनलाइन आप देख के, वो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कभी नहीं हुआ था। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सी फेयरर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँ। ये डायरेक्टली मुझे ले आता है शिपिंग के ऊपर, क्योंकि सी फेयरर शिपिंग, और यहीं से फिर मैं आपके बाकी जवाब कुछ जो नहीं दिए वो मैं दे देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में ना इस वक्त एक होते हैं जहाज़ कितने हैं, और एक होता है आपका डेड वेट कितना है। और इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा डेड वेट है, तारीख में इतना नहीं था, लेकिन जहाज़ हमारे पास कम है, क्योंकि जहाज़ों की अब साइज़ बड़ी हो गई है।
हमने 2 जहाज़ लिए जब से हम आए, 2 LR1 ऑयल टैंकर्स, 9 थे अब 11 हो गए। अभी हम 3-4 जहाज़ और जा रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस। और हमने एक ज़बरदस्त शिपिंग पॉलिसी हम लास्ट ईयर बजट में लेके आए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या मैरी टाइम पावर बनने के लिए, और ये मुझे नज़र आ रहा था लास्ट ईयर कोविड के से पहले कि ये मुझे समझ आ गई थी कि ये तमाशा होने वाला है, कि ये हम जैसे स्टीवेडोर है पूरी ग्लोबल कार्टेल एक बन चुका है। मुझे कोई शर्म नहीं आती, ये शिपिंग वाले कंपनियों वाले नाराज़ होते हैं, लेकिन आपको पता है कि चाइना से बड़ी हमारी एक्सपोर्ट तो नहीं है ना, मतलब हमारे पूरे साल की उनकी एक दिन की से भी कम है। तो चाइना से अब कंटेनर अमेरिका जा रहा है $26,000 में। आई मीन इट इज़ जस्ट रिडिकुलस। और उसमें अपने चाइनीज़ वाले, अपने कॉस्को का भी यही हाल है, वो हमारी कंपनी नहीं है। सो वो जो उन्होंने कोविड में पिछले 100 साल से ज़्यादा प्रॉफिट सारी शिपिंग कंपनीज कमा रही हैं, सब APL, मर्स्क, कॉस्को, जो आप हैपेक लॉन्ग ने बांग्लादेश और इंडिया के पोर्ट्स पे रुकना छोड़ दिया, बोला हमारे पास टाइम नहीं है। ऑफिशियल रिलीज है, प्रेस रिलीज उनकी, कोई छोटी कंपनी हैपेक लॉयड, नॉट अ स्मॉल कंपनी। उन्होंने कहा हम उधर पोर्टों में नहीं जा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। सो ये इस वक्त इनका टोटल कंट्रोल है। और जो पूरी ग्लोबल वर्ड इस वक्त इज, और जो सप्लाई चेन है ना, ये बज़ वर्ड है। आप अगर सिर्फ गूगल कर लें और ज़रा चेक कर लें कि इस वक्त लॉस एंजलिस पोर्ट के बाहर हाई वाटर्स में कितने जहाज़ खड़े हुए हैं, मतलब कोई 100-150 जहाज़ खड़ा हुआ है, कंटेनर लाइंस। और वहाँ ये हो रहा है कि जी जो शॉपिंग सीज़न आ रहा है क्रिसमस का, वो जहाज़ उस वक्त उतर नहीं सकेंगे और महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। सो ये पूरा एक इस वक्त इन्होंने क्रिएट किया एक फॉर सम रीज़न और दी अदर। जैसे आपको याद है कि एक दिन ऐसा आया था कि तेल माइनस में मिल रहा था, या जेब से पैसे ले लो और तेल ले जाओ, तो वो आज वो दे हैव टू रिकवर ऑल्सो ना, तो ब्रेंट ऊपर जा रहा है, रोज़ जा रहा है। इस वक्त कोल जो है, मैं ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे क्योंकि मुल्क में ज़्यादा हम अपनी बात अफेक्ट जो हमें करता है, कोल अब चला गया $240 किलो टन। हमें ये कोई दुनिया की, अब मुझे पता है लास्ट कब इतना गया है। LNG $35-36 MMBtu, क्या पागलपन है ये। बल्कि कल आपको पता है प्रेस रिलीज आई कि इट विल हिट 55। कल ये आया अखबार में, ये मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन क्योंकि यूरोप के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अ कूलर विंटर, सो दे आर बाइंग। तो ये जो एनर्जी की क्राइसिस है, जो सप्लाई चेन की क्राइसिस है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और हमें, यू आर 100% राइट, हमें फिगर आउट करना चाहिए कि हम इससे कैसे निकलें। ये कमेटी जो बनी है, कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ये बनी इसलिए थी कि कैबिनेट में एक डिस्कशन हुई कि जी हमारे पोर्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरे पोर्ट से, LNG कार्गो के। तो जब हमने प्रेजेंटेशन दी कैबिनेट में, तो हमारे पोर्ट चार्जेस से 2% पे नहीं थे, और बाकी सारे चार्जेस मिला लें तो वो हमने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि हर महीने LNG की इंपोर्ट पे 60 से $65 मिलियन हम खर्च कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द, नॉट इंक्लूडिंग ये कॉस्ट ऑफ LNG नहीं है, मैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जो हमारे चार्जेस हैं, टैक्स, टूक्स, ये वो PLL, ये पोर्ट चार्जेस तो 2% थे भाई, बाकी सारी चीज़ें थी। सो वो एक PM साहब ने फिर कहा कि आप एक, और ये लॉजिस्टिक की बहुत बड़ा एक बिजनेस है जो अनरेगुलेटेड, पाकिस्तान में कोई इस पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए गए। तो अब वो हमने फिर वो एक PM साहब ने कमेटी बनाई, और आई मस्ट से कि अभी तक हमने काम बहुत सारा किया, डिसीशंस अब हम ऐसा ले रहे हैं, इसलिए कि डेटा ही हमारे पास कलेक्शन करने में टाइम लगता है। और डेटा एक होता है डेटा कलेक्शन करना, फिर होता है डेटा को वेरीफाई करना, क्योंकि आपको गलत डेटा आ गया, आपने फिर डेटा एनालाइज करते हैं आप, और चौथे स्टेप में उस एनालाइज के हिसाब से फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो अब हम अब तीसरे फेज़ में आ चुके हैं, हम डेटा को एनालाइज करके डिफरेंट सॉल्यूशंस पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कोई बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ क्या करना है, ई-कॉमर्स की ट्रेड में क्या करना है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दुनिया किधर चली गई है, ये भी एक
कल आप मुझे बताएं ना, मैं एक साहब से मिला ये अभी पिछले हफ्ते, एक कराची के मेमन बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिल्डर, टेक्सटाइल, ये वो सारा। तो वो स्कूल में मेरे से 1-2 साल सीनियर थे। तो वो आए, मैंने उनको देखा कि वो तो बिल्कुल ही, तो उनका यंग सा बेटा भी साथ था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है, बिजनेस में आ गया? बोला नहीं, ये बिजनेस में नहीं आ रहा। मैंने बोला तो ये इतना बड़ा बिजनेस हमारे अब्बा का, टेक्सटाइल की फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, धंधा पानी सब तैयार है, क्या? बोला मैं क्यों जाऊँ ख्वार होने। मैंने एक 2 कमरे का दफ्तर लिया, एक मैं हूँ और 2 मेरा स्टाफ है, और मैं तकरीबन साल का $2.5 से $3 मिलियन ट्रेड कर रहा हूँ अमेज़ॉन पे। तो मुझे क्या जरूरत है लगाने की? मैं इनसे चमचा खरीद रहा हूँ चाइना से और फिर इनको बेच रहा हूँ, बीच में अपना % रख रहा हूँ। तो मैंने कहा, और ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में तो है नहीं। कहता मैंने क्या करना है, मेरी कंपनी बाहर है, मैं पाकिस्तान में पैसा ही नहीं लेके आ रहा, मैं चाइना की फैक्ट्रियों से ख़रीद के और अमेरिका, यूरोप, कहीं भी डायरेक्ट टू द कंज्यूमर डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है, मैं उसमें, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि जाके मैं कस्टम वाले के आगे खड़ा हूँ, फिर इसके आगे खड़ा हूँ, फिर FBR के आगे खड़ा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, ये लॉजिस्टिक, अब ये ई-कॉमर्स ट्रेड होनी तो है ना। आपने अमेज़ॉन तो खोल दिया पाकिस्तान, तो यहाँ वो लॉजिस्टिक्स चेन क्या है कि वो किस तरह, क्यों हमारे पाकिस्तान से भी बड़ी चीज़ें बाहर जा सकती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैनल है जो हमने अभी तक एड्रेस, वो हम उसको हमने खोला सर, वो इसीलिए तो देखे ना, मैं तो ऐसा ऐसा चीज़ों को खोल रहा हूँ। फिर आप आ जाएँ शिपिंग, जो हमने जो शिपिंग पॉलिसी की थी उसमें हमने 2030 तक हमने कहा ना ड्यूटी लगाएंगे जहाज़ पे, ना कस्टम ड्यूटी होगी, ना सेल्स टैक्स होगा, ना इनकम टैक्स होगा, और पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर को फर्स्ट बर्थिंग राइट होगा। माने अगर आप किसी भी मुल्क का जहाज़ आ रहा हो कार्गो लेके, और आपका भी जहाज़ आ रहा हो, तो पहले जहाज़ आपका लग जाएगा। वो सारा हमने किया, लेकिन कुछ थोड़ी सी पिछले फाइनेंस बिल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करा लूँ। तो मैंने इंसेंटिवाइज कर दिया है बिज़नेस के 10 साल तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई सेल्स टैक्स नहीं, जहाज़ पे कोई ड्यूटी नहीं। बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि PNSC को के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी जहाज़ लेके आए। अब मैं वो कोल में देख रहा हूँ, आप 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन टन कोल पे पहुँच गए इंपोर्ट की, आप क्लिंकर और सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो आप FOB ख़रीदना शुरू करें। देखें, एक तरफ मैंने आपसे कहा कि $6 अरब जो है वो सिर्फ फ़िलिपीन के सी फेरर्स उनको रेमिटेंस में भेज रहे हैं कमा के, तो हम आगे $6 अरब खर्च कर रहे हैं फ्रेट में अपने। हाँ, जो फ्रेट हम पे करते हैं क्योंकि हम CNF खरीदते हैं। तो अगर आपके सबके कैबिनेट में कोई ना कोई जानने वाला होगा, मतलब माशाल्लाह आप लोग सब असर रसूख वाले लोग हैं, आप ये ज़रा आपने पूछिएगा किसी भी जानने वाले से कि अली ज़ैदी कैबिनेट के अंदर कितनी लड़ाई करता है कि PNSC को काम सारा फ्रेट उठाओ। कम से कम हुकूमत का फ्रेट तो PNSC उठाए, और हम आपसे रुपए में लेंगे चार्ज, और आपको सस्ते में भी ला के देंगे। PSO से हमारी ये लड़ाई चल रही है कि तेल आप हम ला के देते हैं आपको। अभी आपने वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी इंपोर्ट करें, जो भी, हमने कहा जी हम आपको ला के देते हैं, आप हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, हम आपको ला के देंगे और हम आपसे रुपए में चार्ज करेंगे। लेकिन वो चैलेंजेस, जैसे मेरे भाई ने कहा यहाँ पे, जो देयर आर रीजंस, उसके अंदर लकूने डाले जाते हैं क्योंकि वो लोगों के इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं। कोई भी बर्थ मेरे टर्म में 2-3 की BOT ख़त्म हो रही है, मैंने डायरेक्ट ओपन बिडिंग करके आगे बर्थ देनी है। मैं ये लीज किसी की एक्सटेंड नहीं करने लगा विदाउट ए बिड, चाहे वो जितनी बड़ी कंपनी हो। नहीं, बर्थ की स्टे, बिडिंग में तो स्टे नहीं ले सकते ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे मीडिया में एक और बात कह रहा हूँ, अगर मुझे वजारत से हटा दिया जाए, मैं ये बर्थ में नहीं दूंगा बगैर बिडिंग के, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे इसमें ये वजारत, अगर इमरान खान साहब की, हमने जो इतने साल, मैंने तो कभी कोई मेरी पॉलिटिक्स नहीं है जी, ना कोई फैमिली पॉलिटिक्स में है, ना कोई मुझे ज़मीनें बचानी है, ना कोई बाप दादा की सीट है, ना कोई इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है। सादे सूदे लोग हैं। एक ड्रीम इमरान खान साहब ने दिखाई है, हम उस ड्रीम के पीछे पड़ेंगे। पाकिस्तान ऐसा हो सकता है जैसे बाहर है, और उससे अच्छा भी हो सकता है। उसके अंदर ना ये वाले कॉम्प्रोमाइज़ कम अज़ कम मैं नहीं करूँगा। और वो
मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, मुझे कहना पड़ता है कि वो मुझे उन्होंने आज तक, हाँ क्योंकि लोगों का प्रेशर ग्रुप से सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन अगर आपके पास डेटा हो, जस्टिफाई करें, वो हमेशा आपके साथ स्टैंड करते हैं। तो मैं जो भी बर्थ होगी, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो जितनी छोटी हो, हमने करना है बिडिंग, और बिडिंग के बाद में वो कंपनी फिर जीत जाए। बट द मनी हैज़, वो जो पैसे आने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या वो पोर्ट कासिम को या KPT को, ये गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनको आने पैसे, जेबों में लोगों की इंडिविजुअल नहीं जा सकते। कंटेनर का जी बड़ा इशू है, आपको पता है, ग्लोबल डैमेज। मैंने ये PNSC ने 2 काम अब हमने शुरू किए। एक होती है NVOCC, आपको पता है, नॉन वेसल कंटेनर ऑपरेशन, जो कैरियर्स होते हैं। अब हमने PNSC के साथ पूरी एक स्टडी करवा के, एक अखबार में आपने इश्तिहार भी देखा होगा, हम एक प्रोफेशनल हायर कर रहे हैं। हम PNSC को मैं अब कंटेनर बिजनेस में ऐसा घुसा रहा हूँ, क्योंकि हम ब्लैकमेल अब नहीं हो सकते। और हमारे जिस एक्सपोर्टर ने पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल ने, जो CNF में माल बेचा हुआ है, उसका तो नुकसान हो जाएगा। अगर किसी ने FOB बेचा है तो फिर इम्पोर्टर जाने, अगर किसी ने CNF बेचा है तो उसको टीका लग जाएगा बहुत बड़ा, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कंडीशन। ये अब है एक इन्वायरमेंट। इसकी एक वजह पहले शुरू में ये भी थी कि हमारी इंपोर्ट कम हो गई थी और एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। तो जो हमारे पास ये हुआ कि क्योंकि हमारे अपने कंटेनर नहीं थे, तो जो कंटेनर वाले थे, पहले कंटेनर चाइना जा रहा होता था, वो रिवर्स बिडिंग होती थी कि यार $100 में तुम्हारा सामान ले जाऊंगा, वो ने कहा यार मैं 75 में ले जाऊंगा, किसी के 10 ने कहा यार मैं 50 में, तो खाली जा रहा था ना। तो अभी उल्टा हो गया, बिकॉज अब कंटेनर कम हो गए, अब उनका कमाने का टाइम है। सो ये डायनामिक्स बिजनेस की हैं। जो आपने बात की है कंटेनर चार्जेस की, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक्शन ले चुका हूँ, और बड़ी जल्दी इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, 2 ही महीने रह गए, ये आपको ये जो डिपॉजिट्स और ये जो सारा तमाशा है ना, इसका बहुत अच्छा हम आपको एक बहुत अच्छी खबर देंगे इंशाल्लाह। मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो वो मैं ये एक्शन इस पे हमने बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इस पे थोड़ा सा इस पे भरोसा करें, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे अब इस इंडस्ट्री का थोड़ा अंदाज़ा हो गया है। मैं मतलब आई कैन, सेक्रेटरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ बगैर, क्योंकि मैं नहीं, ज़रूरत है, मैंने साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, हेडलाइन चलने वाली जाती बोला सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं कौन सर। देखें, मैं बताता हूँ आपको एक बात सर, हमारा एक बड़ा अच्छा ईमान है। देखें ना, बैठाने वाले की ताकत हटाने वाले की ताकत से बड़ी है। जो हम यहाँ बैठे, मेरी तो औकात भी आने की है, तो अल्लाह ने इधर पहुँचाया है, माँ बाप की दुआ है, और जब तक हैं वो ठीक काम करेंगे। जी देखें जी, आपको एक और कंटेनर के लिए जो अफगान ट्रांजिट रेट की आपने बात की, तो एक पूरी हमने ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ भी, और आप वहाँ थे भी, उनके साथ हम ऑफ डॉक्स कर रहे हैं।